हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। सर्दियों का मौसम आते ही कुछ लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सर्दियों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ज़्यादातर सभी बीमारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। जुकाम, बुखार, स्किन एलर्जी आदि समस्याएं सर्दियों के मौसम में आम होती हैं। जो लोग समय पर मौसम के अनुसार अपना ख्याल रखते हैं उनसे या उनका इनसे बचाव हो सकता है, लेकिन अपने आप को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर संजय वर्मा। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि अब सर्दियों की शुरुआत हो रही है तो ये बदलता मौसम और खासकर सर्दियां बीमारियों को भी साथ लेकर आती है, क्योंकि जितना अच्छा लगता है देखने में उतनी बीमारियां इसके साथ आती हैं। तो मौसम बदलने पर और सर्दियां आने पर तबीयत क्यों खराब होने लगती है और मौसम बदलने पर कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सर्दियाँ आती हैं और ठंड का मौसम आता है तो जी। हवा जो होती है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ओके। और इस ड्राइनेस की वजह से और जो बॉडी हमारी पानी का इंटेक कम करती है, तो जो नाक के अंदर की सतह होती है, नेज़ल म्यूकोसा और साइनस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो माइक्रो क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स हो जाते हैं। और ये क्रैक जो है, ये जो एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं उनको बैठने के लिए इजाज़त दे देता है, एक तरह से उनको घुसने का पोर्टल ऑफ एंट्री मिल जाता है। और जब वो घुस जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बीमारी का कारण बनते हैं। सो एक तो कोल्ड एंड ड्राई एयर इज द मेन थिंग। दूसरा एक कारण है कि हम सर्दियों में इंडोर्स रहते हैं, वेंटिलेशन बंद कर देते हैं, हवा का आवागमन कम होता है और एक क्लोज्ड ब्रीदिंग स्पेस, क्लोज्ड एनवायरनमेंट कर लेते हैं। और वहाँ पे क्राउडिंग की वजह से ये चीज़ और बढ़ जाती है, डेंसिटी ऑफ वायरस इंप्रूव्स एंड इट इंक्रीजेस सो मच, वो इतना बढ़ जाती है डेंसिटी ऑफ वायरस कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके सर, ये जैसे कि आपने हमें बताया ये तो समझ में आता है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि ठंड में सबसे आम है जुकाम और ये फ्लू, तो इससे अपना बचाव कैसे किया जाए? ये तो हमें समझ में आया ये होता क्यों है और कैसे होता है, तो इससे अपना बचाव कैसे किया जाए? यदि किसी को ये हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, जिस तरह से हमें ये पिछले 3 सालों में पूरी जानकारी हुई कोविड के बारे में, जो कि एक एरोसोल स्प्रेड इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी वायरस था, उसी ओके। तरह फ्लू वायरस और ये जुकाम का वायरस, ये भी इसी तरह एरोसोल, यानी जो खांसी और थूक के छींटों से हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और जो हम इनहेल करते हैं वो घुस जाते हैं। जी। तो ये जो वायरसेस हैं, इनसे अगर हमें बचना है तो ये लगभग वही प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जो हमने कोविड के दौरान लिए थे, जिसमें नंबर 1 कि हमें ओवर मतलब क्राउडिंग अवॉइड करनी है। नंबर 2, हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें, अपने हाथ को बार बार धोएं। जितनी बार हम एक कॉमन एरिया में एंटर करके अपने एक्सक्लूसिव एरिया में आते हैं तो उस इंटरफेस में कई बार हम हैंडल को छूते हैं, लिफ्ट के बटन्स को छूते हैं, कुछ कॉमन जैसे लैपटॉप है या रिमोट के बटन को छूते हैं, तो उन उन सब से क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो हमें जब हम अपने स्थिर जगह पे आते हैं तो हमें हाथ वॉश कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है मास्क का प्रयोग करना चाहिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं। और कई देशों में तो ये एक आम प्रिकॉशन है। हमारे को मास्क के बारे में ज़्यादा ज्ञान हुआ कोविड के दौरान में, परंतु बहुत ऐसे विकसित देश हैं जहाँ मास्क रूटीन में पहना जाता था। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इज़ द अदर थिंग। और इसके अलावा कुछ अपने फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखना चाहिए, बिकॉज जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ठंड के कारण तो भी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है। तो ये 3 प्रिकॉशंस अगर हम करें तो काफ़ी कुछ इसका इंसिडेंस कम किया जा सकता है। ओके डॉक्टर संजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी करनी चाहिए ठंड में, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल बूस्ट रहे और ताकतवर रहे। तो मैं इसी से जुड़ा एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने प्रिकॉशन की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगा कि ठंड में ऐसे कौन से खाने के पदार्थ हैं या फिर वो कौन से फूड्स हैं जो एक इंसान को खाने चाहिए? देखिए, इसमें कई आइटम्स हैं जो मैं बताता हूँ एक एक करके। जी। एक तो जैसे हमारी फूल गोभी है। ओके। फूल गोभी जो है विटामिन सी में
काफी रिच है और अपने आप में एक इम्यून बूस्टर है। ओके। उसके अलावा उसका अपना एंटी ऑक्सीडेंट रोल भी है, जो जी। कि बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा, संतरे। संतरे जो है उसमें फाइटोकेमिकल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है अगेंस्ट ओके। द वायरसेस। उसके अलावा जो हमारा गार्लिक है, लहसुन, वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में है, उसका भी प्रयोग हमारा बढ़ा देना चाहिए इस दौरान। फिर चिली पेपर, चिली में बहुत और पेपर में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। उसके अलावा सिनेमन, जो दालचीनी है, उससे भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है और वो एक काफ़ी फायदेमंद साबित होती हैं। उनके अलावा हम अपने दही का इस्तेमाल करें, जो कि नेचुरली प्रोबायोटिक्स हैं और हमारी इम्यून बूस्टर्स हैं। उसके अलावा अदरक एक बहुत ही यूज़फुल फूड आइटम है, जो हमारे देश में तो बहुत यूज़ होता है और वो जो है उसका अपना एक सूदिंग इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। वो हमारे बलगम को निकालने में सहायता करता है, एक तरह से एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है और अपने आप में उसकी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है। और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी जिंजर का एकदम डॉक्यूमेंटेड अच्छा माना गया है। ओके। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और रह जाती हैं, जैसे ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट मात्रा काफ़ी है, जो हमें कहीं ना कहीं अपने इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और ग्रीन टी में जो है इन्फ्लेमेशन को रोकने की भी क्षमता होती है। जी। इसके अलावा हम केल लीव्स, जो आराम से तो नहीं मिलती, पर केल लीव्स का अच्छा रोल है, जो आप रॉ सैलेड में यूज कर सकते हैं। और लास्टली मैं कहूँगा कि प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए। जी। प्रोटीन जिस तरह से भी बढ़ाएं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इज सोर्स थ्रू प्रोटीन ओनली। ओके। तो प्रोटीन के जो हमें सोर्सेज मालूम है, वेजिटेरियंस के लिए हमारे बीन्स हुए, दालें हुई, जी। हमारे दूध दही हुआ, जी, एग नट्स वाइट हो हुआ, गए। जी, ड्राई फ्रूट्स और वगैरह। फिश हुई, वो बिल्कुल। बहुत यूजफुल है। जी। बिल्कुल सही डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सरसाइज के साथ साथ खाने का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। डॉक्टर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि फ्लू के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा ये सवाल है कि फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है। लोग क्योंकि खासकर इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये फ्लू जी है या फिर कॉमन कोल्ड है। जी। जो कॉमन कोल्ड होता है उसका नंबर वन वायरस जो है वो है राइनो वायरस, ओके। जो कि जुकाम जुकाम जो कहलाता है, जिसमें छींकें आती हैं, नाक में सिक्रीशंस बनती हैं, फिर नाक ब्लॉक होता है और वो फिर जब यहाँ पे जो हमारे दो साइनसेस हैं उसमें म्यूकस एक्यूमुलेट करता है, ओवरफ्लो करता है, तो गले में गिरता है और ओके। वो खांसी का कारण बनता है। शुरू के 3 दिन तक तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, परंतु चौथे पांचवें दिन तक हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया बैठ जाए और बुखार भी आ जाए। ओके। बुखार जो चौथे दिन का बुखार है वो यूजली बैक्टीरिया की वजह से होता है, और शुरू के 1-2 दिन जो होता है वो बदन टूटना, लो ग्रेड फीवर, वो वायरस की वजह से होता है। ओके। अब आ जाइए इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फैमिली में 3 प्रकार के वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी और H1N1। ओके। ये उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन्फ्लुएंजा अमूमन जो है शुरुआत तो नाक जुकाम से होती है, परंतु वो छाती को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ओके। जिसमें कि ब्रोंकाइटिस का रूप अख्तियार करता है, जिसमें ब्रेथलेसनेस या वीजिंग इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रीडोमिनेट करती हैं। और कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में जो इन्फ्लुएंजा है वो निमोनिया तक कर देता है, वायरल निमोनियाज भी करता है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोगों को सर्दियों में एलर्जी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जैसी कई तकलीफ होती हैं, तो ठंड में इन्हें ऐसी दिक्कतें क्यों होती हैं और उन्हें इसी समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो ये दो समस्या हैं। देखिए, एलर्जीज तो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि एलर्जी का मैनिफेस्टेशन भी छींकें और नाक से पानी आना और नाक ब्लॉक होना, आंखों से इरिटेशन होना, आंखों में पानी आना, ये है। और वही सेट ऑफ सिम्टम्स जुकाम वायरसेस में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन दोनों का सेम है, क्योंकि हमारा एंड ऑर्गन सेम है, इट बिहेव्स द सेम वे, वॉट एवर द सोर्स में भी। जी। तो इसमें प्रिकॉशंस अगेन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं कि हम ओवर क्राउडेड जगहों में ना जाएं, बार बार हाथ धोएं और मुंह पे अनायास अपना हाथ जो है वो मुंह के आसपास ना ले जाएं, बिकॉज ये वायरस मोबाइल होते हैं, टच से एकदम स्प्रेड होते हैं। और मास्क का प्रयोग करें। द प्रिकॉशंस रिमेन द सेम।
ओके। डॉक्टर संजय, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने कहीं पर स्ट्रैप थ्रॉट के बारे में पढ़ा था, तो मैं आपसे यही जी जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये होता क्या है, इसमें किस तरह के जी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और ठंड में इसके केसेस क्यों बढ़ जाते हैं? सर देखिए, क्या होता है कि स्ट्रेप स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है, एक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें हम ओके। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्रुप ए के बैक्टीरिया होता है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस अगर माइक्रोस्कोप में देखे जाए वो चेन्स की तरह दिखते हैं, और ये अमूमन हमारे गले में इन्फेक्ट करते हैं। और टॉन्सिल और फेरिंग्स इसके कॉमन साइट्स हैं। जो ओके। दो गिल्टियां फूल सी जाती हैं हमारे गले खराब होने पे, ये उनका प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी पहचानें, और इसके लिए जो गार्गल्स हैं वो करें, और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक डॉक्टर के परामर्श के बाद लें। और इसके लिए थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ी पहचान है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन जुकाम और ये दूसरे वाले वायरसेस से, कि इसमें गले में इस एरिया में एक चुभन वाली शार्प पेन होता है, काफ़ी तीखा दर्द होता है, और सॉलो करने में भी कठिनाई आती है कि हर बार जब आप सॉलोइंग का मूवमेंट करते हैं तो वो चुभता है आपको, और वो सॉलोइंग ही मुश्किल हो जाती है। तो इसको पहचानना ज़रूरी है। अपने हाथ से भी फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ सूजन सी है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपके फिजिशियन से, और इसका इमीडिएटली जो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक डॉक्टर एडवाइस करें वो करना चाहिए। ओके। डॉक्टर संजय, क्या ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है और इससे बचाव कैसे किया जाए? जी, पर्सन टू पर्सन इसलिए फैलता है कि सर जो जब हम खांसते हैं, जी। जब पेशेंट कोई भी खांसता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ओपन में खांसेगा तो जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि माइक्रो नेबुलाइज्ड होते हैं, वो बहुत कई मीटर तक फैलते हैं हवा में। और वो जहाँ जहाँ चिपकते हैं वहाँ पे अगर दूसरे आदमी का प्रेजेंस है तो वो इनहेल कर लेता जी। है, और इनहेल करने से उसके भी हो जाता है। या अगर वो हाथ अनायास हम खांसी को रोकने के लिए अपना हाथ ऐसे करते हैं, जब हम हाथ को से खांसी रोकते हैं तो वो सारे वायरसेस हमारे हाथ में आ जाते हैं। और इसके बाद हमने टेलीफोन उठाया, कॉमन टेलीफोन, डोर हैंडल, अपना लिफ्ट के बटन या स्विचेस, तो वहाँ एरिया को टच करते ही दूसरा जब पर्सन उसको टच करता है तो देयर इज अ क्रॉस इन्फेक्शन। ओके। राइट। ओके। सो इसीलिए हाथ धोने की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि वो सीधा इन्फेक्शन की ताकत को ख़त्म कर देता है। ओके। डॉक्टर संजय, मैं जानना चाहूँगा कि हम और आप तो अपना ख्याल रख लेते हैं सर्दियों में, पर जो बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं, उनकी केयर कैसे करी जाए? उसका सही तरीका क्या होता है बच्चों की केयर करने का सर्दियों में? बच्चों की केयर करने का एक तो इनके न्यूट्रिशन पे हम प्रोटीन पे पूरा ध्यान दें। ओके। हम प्रोटीन एक एसेंशियल पार्ट है, नंबर वन। नंबर टू, जी। जो बच्चे जिनको हिस्ट्री है वीजिंग की, जिनको ब्रोंकाइटिस हो चुका है, तो इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन्स होती हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा इन सब वायरसेस में से थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। और उनको जो है कि हैंडलिंग जो है वो क्लीन हैंड से करनी चाहिए, और जहाँ कहीं डिजीज्ड हों उनसे दूर रखना चाहिए। ओके। डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में ड्राइनेस, रेडनेस स्किन पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ गलत यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो सही तरीका क्या है, इसमें क्या यूज़ किया जाए ठंड में जिससे ये ड्राइनेस ना हो, और हाथ पे कोई अगर रेडनेस आ रही है, पैचेस बने हैं, तो वो कैसे सही किया जाए? देखिए, इसके लिए तो एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो हम पानी का यूजेज कम ना करें, ओके। क्योंकि एज अ रिएक्शन टू द कोल्ड टेम्परेचर हमारे को प्यास थोड़ी कम लगती है। ओके। तो इसका जो बेसिक कारण है वो है लेस वाटर इनटेक ड्यूरिंग विंटर्स। तो ओके। पहले तो हमारे को वाटर इनटेक अच्छा बना के रखेंगे तो स्किन की हाइड्रेशन सही रहेगी। कितना और वाटर उसके आपको लिए लेना, मतलब पीना चाहिए? वही अपने 2 से 2.5 लीटर का पानी तो हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। 2 लीटर का बेंचमार्क तो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। जिसमें सभी तरह के लिक्विड्स आ जाते हैं। ओके। और उसके अलावा हमको अगर तेल इसमें काफ़ी लाभदायक होता है, जो नारियल का तेल, जैसे हमारे कल्चर में तो इसका बहुत महत्व है। जी। तो नारियल का जी। तेल हम रात को अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सेसिव सोप एप्लीकेशन ना करें। कई बार क्या होता है कि नहाने के वक्त हमारे में गर्मियों में तो चल जाता है, पर सर्दियों में एक्सेसिव सोप एप्लीकेशन जो होता है
इट टेक्स अवे द मॉइस्चर ऑफ द स्किन, ओके। जो नेचुरल मॉइस्चर है। तो उसके हटने से उसको रिप्लेनिश करने के लिए नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर हो या तेल हो वो जरूर लगाना चाहिए। तो ये ओके बेसिक प्रिकॉशन है। आप ये इंश्योर करते हैं स्किन की हाइड्रेशन, उसके बाद ये स्क्रैचीनेस, रेडनेस खत्म हो जाती है। डॉक्टर संजय, मैं चलते चलते आपसे आखिरी क्वेश्चन अपना जानना चाहूँगा, सर्दियों में किन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और उन्हें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सर्दियों में उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है और एट रिस्क होते हैं, जो एक तो लंग डिजीजेज हैं, जिनको जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स को जो नज़ला ज़ुकाम है वो छाती में प्रोग्रेस कर जाता है। ओके। तो उनके लिए सबसे दे हैव टू बी रियली वेरी स्मार्ट इन प्रिवेंटिंग ऑल दीज वायरसेस। और जो डायलिसिस पे हैं पेशेंट्स, उनके जी। लिए, जो डायबिटिक्स हैं, उनमें भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से एक छोटा इन्फेक्शन बड़ा रूप अख्तियार कर लेता है। तो ये जो एट रिस्क कैटेगरीज हैं और जिनकी वीजिंग की हिस्ट्री है, तो उनको हर सीजन में अगस्त के आसपास इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को कर्टेल कर लेता है। और लास्ट इज कि जो साइनसाइटिस वाले पेशेंट्स हैं, जिनको साइनसिस रहता है, साइनसिस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उससे रिकंसाइल कर जाते हैं कि ये मुझे रहता ही है, परंतु ऐसा नहीं है। आप उसका तरीके से इलाज कराएंगे तो वो म्यूकस सिक्रीशंस एकदम ख़त्म भी हो जाती हैं। तो जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको भी खास ध्यान देना चाहिए इस मौसम में। ओके। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, प्लेजर। आज हमारे डॉक्टर ने हमें बताया कि सर्दियों में होने वाली परेशानियों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.